नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफ़ी चर्चित और कहना चाहिए विवादित शख्सियत की। ओशो। हाँ, ओशो, जिनका असली नाम तो चंद्रमोहन जैन था। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं, उनके जीवन, उनके शिक्षाओं और हाँ विवादों पर। और कुछ ऑनलाइन फोरम से भी हमने देखा है कि लोग क्या सोचते हैं। हाँ, और मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर ओशो की जो एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, कि वो क्या सिखाते थे, क्यों इतने पॉपुलर हुए और ये इतने मतभेद क्यों हैं उनके इर्द-गिर्द। सही। तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा में जन्म हुआ। पढ़ने में तेज थे, कहते हैं खूब पढ़ते थे और बोलने में तो माहिर थे ही। हाँ, डिबेटिंग वगैरह में। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि शुरू में सोर्सेस बताते हैं कि वो मार्क्सवादी विचारों से, एनार्किज्म से भी प्रभावित थे। अच्छा, ये तो नई बात है। आध्यात्मिक खोज में लग गए। और यहीं से उनकी अपनी वो खास टीचिंग्स डेवलप होनी शुरू हुई। और उसमें एक बहुत यूनिक चीज थी, वो नव संन्यास वाली बात है हाँ, ना। बिल्कुल। वो पारंपरिक संन्यास से एकदम अलग। हाँ, कि दुनिया छोड़नी नहीं है, दुनिया में रहो पर डिटैच्ड रहो, अनासक्त। सही। ये उन लोगों को शायद ज्यादा अपील किया होगा जो स्पिरिचुअलिटी तो चाहते थे पर घर बार छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने वो डायनामिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स निकाली। सक्रिय ध्यान। हाँ, वो तो काफी इंटेंस होती है सुनने में। बहुत फिजिकली, इमोशनली। मकसद था कि लोग अपनी जो दबी हुई भावनाएं हैं, कंडीशनिंग है, उससे आजाद हों। स्रोत ये भी मेंशन करते हैं कि उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी को भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा माना और इसी वजह से उनको वो सेक्स गुरु वाला लेबल भी मिला, जो काफी कंट्रोवर्शियल था। हाँ, वो लेबल तो काफी चिपक गया था उनके साथ। फिर 70s में पुणे का आश्रम, वो तो एक हब बन गया। हाँ, खासकर वेस्टर्नर्स के लिए बहुत लोग आते थे। और वहाँ मेडिटेशन के साथ साथ वो वेस्टर्न साइकोथेरेपी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते थे। ये उस जमाने में तो बिल्कुल नई बात रही होगी। बिल्कुल। वो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट का दौर था अमेरिका वगैरह में, उससे मिलता जुलता। लेकिन फिर 81 में एक बड़ा टर्न आया। ओरेगन वाला। हाँ, वो अमेरिका चले गए, ओरेगन में, और वहां एक बहुत बड़ी जमीन पर रजनीशपुरम बसाया। वो तो सिर्फ आश्रम नहीं था, वो तो पूरा शहर था अपने आप में। सही कहा। अपना एयरपोर्ट, अपनी पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ। और शायद यहीं से मुश्किलें भी बढ़ने लगी, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, यहीं से जमीन के इस्तेमाल को लेकर लोकल लोगों से झगड़ा, इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगे, और वो उनकी रोल्स रॉयस कारों का काफिला, दर्जनों कारें थीं। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल। ये सब सुर्खियां बन गया और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। मतलब रजनीशपुरम पर बहुत गंभीर आरोप लगे। लोकल इलेक्शन में धांधली की कोशिशें। अरे बाप रे। एक बहुत बड़ा फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ, सैल्मोनेला पॉइजनिंग। सैकड़ों लोग बीमार हुए थे। हाँ, ये मैंने सुना, बायो टेरर अटैक जैसा कुछ हाँ, लगा। आरोप यही था। और यहाँ तक कि हत्या की साजिश रचने के भी आरोप लगे। ओशो की जो सेक्रेटरी थी, माँ आनंद शीला, और उनके कुछ साथी, उन पर ये सब आरोप लगे और बाद में सजा भी हुई। बाप रे। और ओशो का क्या हुआ? 1985 में ओशो को भी इमिग्रेशन कानून तोड़ने के मामले में दोषी पाया गया। प्ली बार्गेन हुआ और उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। तो ये उनके मूवमेंट के लिए तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा, जाहिर है, बहुत बड़ा। और इसके अलावा सालों से भारत और अमेरिका दोनों जगह उनके कम्यून में साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल शोषण के आरोप भी लगते रहे हैं। कुछ स्रोत हाल के सालों में जो सर्वाइवर्स सामने आए हैं, उनके अनुभव भी बताते हैं, बचपन में या कम्यून में हुए दुर्व्यवहार की बातें। तो ये पहलू उनकी लेगेसी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो अमेरिका से निकाले जाने के बाद वो भारत वापस आ गया। हाँ, पुणे लौटे, फिर से पढ़ाना शुरू किया और 89 में ऑफिशियली ओशो नाम अपनाया। 1990 में उनका निधन हो गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुणे का आश्रम तो आज भी है, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से। हाँ, और दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ। बिल्कुल। और दुनिया भर में सैकड़ों ओशो मेडिटेशन सेंटर्स भी एक्टिव हैं आज भी। उनकी किताबें, उनके लेक्चर, वो सब लगातार छपते रहते हैं। और हाल ही में वो नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री 2018 में आई थी। लोगों की राय आज भी उतनी बटी हुई है। बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन चर्चाओं में देखिए, कोई लिखता है उन्होंने कोई धर्म नहीं बेचा, बस अपनी चेतना को सुनो ये कहा। अच्छा। तो दूसरा लिखता है कुछ विचार अच्छे थे पर वो आदमी खतरनाक था। एक और आवाज है, कभी कभी मैं उनसे 100% सहमत होती हूँ, वो आध्यात्मिक रास्ते पर एक बढ़िया टूल है। मतलब एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं।
या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। हाँ, ये दिखाता है कि लोग आज भी उन्हें कितने अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। तो इन सब स्रोतों को अगर हम देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? साफ है कि ओशो एक बेहद पोलराइजिंग फिगर थे। बिल्कुल। एक तरफ वो एक क्रांतिकारी विचारक, एक ध्यान गुरु, जिसने पारंपरिक सोच को चैलेंज किया, पर्सनल लिबरेशन की बात की। और दूसरी तरफ उन पर अथॉरिटेरियन होने के आरोप, उनके कम्यून में सीरियस अब्यूज के आरोप, कानूनी गड़बड़ियां। उनकी शिक्षाएं, जैसे वो डायनामिक मेडिटेशन है या साइकोलॉजी पर उनकी बातें, वो आज भी रेलेवेंट लगती हैं बहुतों को। लेकिन जो विवाद हैं उनके जीवन से जुड़े, उनके मूवमेंट से जुड़े, उनको नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। हाँ, ये दोनों चीजें उनकी विरासत का हिस्सा हैं, एक तरह से जुड़ी हुई हैं, गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा? कि क्या किसी आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का जो मूल्य है उसको उनके निजी जीवन के कामों से या उनके आंदोलन से जुड़े जो गंभीर विवाद हैं उनसे पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन है या क्या ये सही है? हाँ, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खोजना होगा। हाँ, सोचने वाली बात है।